वेलकम बैक टू माय चैनल सोहम कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखने जा रहे हैं साझेदारी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है साझेदार की निर्वर्ती एवं मृत्यु। ये होता क्या है, देखिए अपन ने अभी तक पार्टनर से फंडामेंटल के 3 चैप्टर्स को कवर अप किया है। नंबर 1 आता है साझेदारी का परिचय, जिसे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बोला गया। दूसरे में आपने देखा कि साझेदारी का रिकॉन्स्टिट्यूशन अपन ने पढ़ा, जिसमें साझेदारी का पुनर्गठन किया गया। तीसरे पार्ट में अपन ने कवर अप किया था साझेदार के प्रवेश को। और अब 4 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है साझेदार की निर्वर्ती एवं मृत्यु। इसके थ्योरिकल पार्ट्स को अपन को बहुत डीपली तरीके से करना है। इसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स जो आएगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में रख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, साझेदार की निर्वर्ती से क्या आशय है? साझेदार की निर्वर्ती से क्या आशय है? तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज आती है साझेदार की निर्वर्ती का अर्थ होता है जब कोई पार्टनर फर्म से किसी कारणवश संबंध विच्छेद कर लेता है या फर्म से अलग होना ही साझेदारी फर्म का निर्वर्ती कहलाती है। साझेदारी निर्वर्ती के कई ढंग होते हैं, जैसे कि नंबर 1, पुराने साझेदारों से कोई कंट्रोवर्सी हो जाए। सेकंड होता है यदि फर्म से कोई साझेदार वृद्धावस्था के कारण, अस्वस्थता के कारण, फर्म को टाइम ना दे पाना, समय पे पहुंच ना पाना, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाना, तो इन कारणों से फर्म से अलग हो जाता है। इसे साझेदार की निर्वर्ती कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, साझेदार की मृत्यु से क्या आशय है? साझेदार की मृत्यु से क्या आशय है? तो देखिए अपन मृत्यु में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए भाई, सबसे पहले देखिए समझ लीजिए, साझेदार की मृत्यु में क्या होता है ना कि जब निर्वर्ती होती है ना, तो जब फर्म से अलग होता है ना पार्टनर, तो पार्टनर्स को कुछ कैपिटल्स वगैरह मिलती है, जैसे कैपिटल्स है, प्रीमियम अमाउंट है, जॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा होता है। इसके अलावा इन्होंने कोई ऐसा अनडिवाइडेड फंड बना रखा है जिसको चाहिए होता है। तो इन सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब वो जाता है ना जिस दिन फर्म छोड़कर, उस दिन से लेके जितना उसने वर्क किया है उतने दिन का उसे पैसा मिलता है साझेदार की निर्वर्ती में। मृत्यु की कंडीशंस में होता तो वही है, सेम सिचुएशन उसी के हिसाब से चलती है, लेकिन इसका पैसा किसे मिलता है? इसका पैसा मिलता है उसके उत्तराधिकारी को, जिसे एग्जीक्यूटर बोलते हैं। देखिए बैंक हो या आप कोई लोन ले रहे हो तो उसमें नॉमिनी बनाया जाता है। नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी इसलिए होता है कि वो एक सिक्योरिटी के तौर पे रहता है। यदि कोई व्यक्ति फर्म को छोड़कर चला जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका पैसा फिर किसे मिलता है? उसके उत्तराधिकारी को मिलता है। तो मृत्यु की दशा में क्या होता है, उसका पैसा किसको मिलता है? उसके उत्तराधिकारी को मिलता है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें, आंतरिक कोष किसे कहते हैं? आंतरिक कोष किसे कहते हैं भाई? देखिए आंतरिक कोष की बात की जाए ना, तो आंतरिक कोष होता है इंटरनल फंड। इंटरनल फंड का पैसा किसे मिलता है? देखिए इंटरनल फंड कुछ होते हैं, जैसे कि है ना, मतलब कंपनी में है ना, मतलब उन्होंने फंडिंग की, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का हिस्सा, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा, कुछ वर्षों का ऐसा लाभ था जो अविभाजनीय था, लेकिन अपन ने डिसाइड किया जब कोई फर्म छोड़कर जाएगा या किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाएगी या वह नए पार्टनर को फर्म में लाएंगे उसकी स्थान पर, तो उसे पहले उसका हिसाब किताब करना होगा। उसे आंतरिक कोष बोलते हैं, जिसे अपन इंटरनल फंड बोलते हैं। इंटरनल फंड वैसे तो शो ऑफ होता है बैलेंस शीट में, लेकिन इंटरनल फंड को एक टाइप से लायबिलिटीज में शो कर देती हैं, जिसमें यह बता देते हैं कि भाई इतना पैसा है। कल को यदि फर्म बंद होती है या है ना, हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि डिजोल्यूशंस हो जाएगा, फर्म बंद हो जाएगी, तो ऐसे स्थान पे आंतरिक कोष की गणना हम करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है इसमें कि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा, तो अपन लिखेंगे हाँ, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, क्योंकि हम यह डिसाइड करते हैं क्योंकि अपन को इसमें इस चीज़ को रखना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी इसमें हिसाब किताब होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और, जब कोई पार्टनर फर्म से छोड़कर जाता है ना, तो गेनिंग रेशो की गणना करते हैं। किसकी करते हैं भाई? गेनिंग रेशो की। सेकंड बात आती है, ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से को देते हैं, तो इसे सैक्रिफाइस रेशो बोलते हैं। सैक्रिफाइस रेशो के माध्यम से हम उसकी भी कैलकुलेशंस करते हैं। ये बात तो हो गई भाई क्लियर। अब इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या बनता है अपना, तो देखिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि निर्वर्तमान साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार करते हैं। निर्वर्तमान साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार करते हैं। देखिए इसमें दो क्वेश्चंस बनेंगे। निर्वर्तमान साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है, देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है। तो देखिए एक में तो ये होता है कि कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि मृत्यु वाले साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार करते हैं। देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस लास्ट में जो लाइन आएगी ना उसमें डिफरेंस आ जाएगा। कैसा डिफरेंस आ जाएगा, यदि निर्वर्तमान साझेदार की बात की जाए तो इसका पैसा किसे मिलेगा, इसी पार्टनर को मिलेगा, लेकिन यदि इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका पैसा किसे मिलेगा, इसके उत्तराधिकारी को मिलेगा, इसके एग्जीक्यूटर को ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ट्रांसफ़र का ढंग ये भी हो सकता है, देखिए एक फर्म की रेपुटेशन अच्छी है, उसकी पोजीशन अच्छी है, तो उसका पैसा उसे कैश में पूरा दे देते हैं। सेकंड, यदि उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो उसका जो पैसा होता है उसे किस्तों में दे दिया जाता है, या उसकी कंडीशन बिल्कुल ही डाउन है तो ऐसी कंडीशंस में उसके पैसे को 4 इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट में, 6 इंस्टॉलमेंट में उसे पे कर दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या बनता है, देय राशि की गणना के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है अपन को, तो कुछ नहीं बेटा, बिल्कुल सिंपल तौर पे समझेंगे। देय राशि की गणना इस प्रकार है, देय राशि की गणना निम्न प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनाएंगे, पॉइंट ऑफ व्यू का विशेष ध्यान रखना, साझेदार को दी जाने वाली राशि, साझेदार को दी जाने वाली राशि। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर 1 साझेदार की पूंजी, नंबर 2 उस वर्ष का लाभ पुनर्मूल्यांकन खाते का, नंबर 3 ख्याति का हिस्सा, नंबर 4 संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का हिस्सा, इसके अलावा किसी वर्ष का अविभाजनीय लाभ। ये तो हो गई साझेदार को दी जाने वाली राशि। अब साझेदार से ली जाने वाली राशि, ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे, साझेदार से ली जाने वाली राशि। तो ली जाने वाली राशि में कौन कौन सी कंडीशन करेंगे, उस वर्ष का आहरण, आहरण पर लगाया गया ब्याज, पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि। फिर उसके बाद लिखेंगे उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है यदि कोई साझेदार को दी जाने वाली राशि में से साझेदार से ली जाने वाली राशि को घटाने के पश्चात जो शेष बचता है तो उसके खाते में वह हस्तांतरित कर दिया जाता है। किस रेशो में कर दिया जाता है, एक तो इसमें 2 रेशो बनेंगे, नंबर 1 सैक्रिफाइस रेशो और नंबर 2 गेनिंग रेशो। इसके साथ ये वाले चैप्टर की थ्योरिकल पार्ट्स को हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर्स को करेंगे जिसका नाम है साझेदारी का विघटन। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके सो प्लीज़ शेयर करें।